नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज एक नई शुरुआत हुई है। नई शुरुआत 16वीं लोकसभा में राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया है और जो नई बातें सामने आई हैं वो जिस तरह से चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी के भाषण थे उन्हें अब नीतिगत और यूं कह लें कि पॉलिसी इश्यू की तरह पिरोकर सामने रखा गया है। किस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार और वो तमाम बातें जिनका वायदा किया गया था उससे राहत दिलवाई जाएगी जनता को। लेकिन नई बातों में कुछ पुरानी चीजें हैं वो मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। आपको हम बताएंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में, लेकिन उसके पहले आपको लिए चलते हैं इस वक्त आ रही एक ताजा खबर की ओर और उस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में नई सरकार के लिए चुनौतियां कैसी हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को विवादित इलाका माना है और इसको फिर से दोहराया गया है। इससे एक कदम आगे बढ़कर चीन ने यह भी कहा है कि स्टेपल वीजा देना उसकी तरफ से नेक नियति है। चीनी विदेश मंत्री ने यह बात आपसे कुछ देर पहले कही है। हालांकि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के मुताबिक इसका दोनों देशों के बीच रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा। ये बात भी कह रहे हैं विदेश मंत्री और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश विवादित इलाका है और अगर स्टेपल्ड वीजा दिया जा रहा है तो ये उसकी नेक नियति है। हमारे संवाददाता विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं और विजेंद्र से समझने की एक कोशिश करते हैं। विजेंद्र, आखिरकार स्टेपल्ड वीजा, अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका और उस बारे में ये कहना कि विवादित इलाका है और नेक नियति है स्टेपल्ड वीजा देना, जबकि हमारा आप अच्छी तरह जानते हैं स्टेपल्ड वीजा के इस सवाल पर भारत सरकार कितनी नाराज रहती है। तो ऐसे में कैसे सुधरेंगे संबंध भारत और चीन के? देखिए, सबने अहम बात है जहां पे चीन की बात है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज साफ तौर पर जो चीन का पुराना जो स्टैंड है उसी को दोहराया है और एक बार फिर कहा कि जो भारत का पूर्वी इलाका है वो विवादित है और वहां के लोग चूंकि चीन जाना चाहते हैं तो लिहाजा उनको वीजा मुहैया कराया जाता है। लेकिन वो पूरा इलाका चूंकि डिस्प्यूटेड है, लिहाजा वहां के लोगों के लिए एक खास व्यवस्था की गई है और इसी के लिहाज से वो स्टेपल वीजा दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात है वो इस बात को दोबारा और विस्तृत में ऐड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि स्टेपल वीजा देना एक तरह से कहा जाए कि मतलब एक चीन की ओर से सहयोग किया जाना है, क्योंकि वो पूरा विवादित इलाका है और वहां से चीन जाना चाहते हैं तो लिहाजा उनको सहूलियत के लिहाज से किस तरह की कवायद की गई है। लेकिन और उसके बाद फिर कहते हैं कि ये वीजा और ये स्टेपल वीजा का पूरा मामला है वो उसमें भारत और चीन के बीच में विवाद में आड़े नहीं आएगा। तो सबसे अहम बात है चीन एक तरफ तो भारत से बातचीत करता है, चीन के विदेश मंत्री भारत आए हैं और काफी एक तरह से कहा जाए कि सहयोग की बात बढ़ रही है। लेकिन चीन का जो पुराना स्टैंड जो पूर्वी इलाका है, भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश है, उससे लेकर अभी पुराने स्टैंड भी चीन कायम है। जी चलिए, ये कहा जा रहा है कि हम संबंध भी बेहतर रखना चाहते हैं और संबंधों को खराब करने वाला जो सबसे अहम मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा, उसके बारे में यह कहा जाता है कि स्टेपल्ड वीजा देना हमारी नेक नियति है। और यह अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जब भी स्टेपल्ड वीजा की बात सामने आई है भारत सरकार काफी नाराज हुई है और कई दफे तो वो यात्राएं कैंसिल कर दी गई हैं। खासतौर पर खिलाड़ियों की अगर हम बात याद करें तो अरुणाचल प्रदेश से जितने संबद्ध खिलाड़ी हैं या अफसर हैं, अगर वो चीन की यात्रा करते हैं तो चीन उन्हें स्टेपल्ड वीजा देता है और ये नागवार भारत को हमेशा गुजरता है और ऐसे में ये बात दोहराना आखिरकार संबंधों के लिए कितना उचित होगा। और आज इसी वास्ते ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण पढ़ा तो पूरे भाषण में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, चीन का जिक्र बार बार था। और कौन हमारे लिए ज्यादा बड़ा सिरदर्द है हमारी सीमाओं पर, क्या कहीं कहने की ये कोशिश तो नहीं थी, संदेश तो नहीं थी? क्या पाकिस्तान उतना बड़ा मसला है ही नहीं जितना कि हम आज तक समझते रहे हैं? एक बात जो कभी राहुल गांधी बार बार कहा करते थे, आज ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए ये बात सामने आई है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं, चीन का बार बार जिक्र। और ऐसे में ये खबर, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस अभिभाषण की जिसने बता दिया है कि आने वाले 60 महीनों में किस किस तरह से हालात बदलेंगे हमारे देश में, उन वायदों के मुताबिक जिन वायदों को आखिरकार चुनावी अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने दरअसल ये बताया था। लेकिन तस्वीरों में देखिए, पहले तस्वीरों में ये देखिए कि किस तरह से रायसीना हिल पर राष्ट्रपति की सवारी
आ रही है और वो राष्ट्रपति की सवारी जा रही है संसद के सेंट्रल हॉल की तरफ। और संसद का सेंट्रल हॉल जहां पर दोनों सदनों को संबोधित किया था, काली गाड़ी, लिमोजिन गाड़ी जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठे हुए हैं, और ये राष्ट्रपति भवन के सामने विजय चौक का नजारा, और यहां से बाएं पार्लियामेंट हाउस जहां पर आज दोनों सदनों को संबोधित किया राष्ट्रपति ने। और कई अहम बातें कही गई। कहा यह गया है आज कि निवेश के लिए एफडीआई को हरी झंडी, अब याद करें आप, निवेश को अहमियत दी गई है, लेकिन एफडीआई का तो विरोध किया था हमेशा यूपीए सरकार ने जब इस बात को सामने रखा था, लेकिन आज समर्थन। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस नारे को आप बार बार सुनते होंगे जब चुनाव अभियान चल रहा था, और इसी नारे को आधार बनाया गया है उस अभियान का जिसे कहा गया है गरीबी हटाओ, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही नारा होगा गरीबी हटाओ का। देश में जो बड़े शहर हैं उन पर दबाव कम बने, इस कारण से तय ये किया गया है कि 2 टियर सिटी बनाई जाएगी, और वहां पर वो सारी सुविधाएं मुहैया होंगी जो अमूमन बड़े शहरों में होती हैं। अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी दी जाएगी विकास में, और ऐसा नहीं है कि दरकिनार करने का कोई खतरा है। मदरसों का आधुनिकीकरण होगा, और ऐसी बातें जो सरकार की तरफ से आई हैं, और वो जो चुनाव प्रचार जिसने कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के मन में 10 तरह की बातें रखी थी, आज उसे खत्म करने की कोशिश। आपको ये भी बताते चलें कि महिला उत्पीड़न के खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाए जाएंगे, और उसके आधार के लिए एक स्लोगन रचा गया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। और इस तरह से महिला उत्पीड़न के खिलाफ संग्राम मोदी सरकार छेड़ेगी। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि सांप्रदायिक हिंसा, भ्रष्टाचार और काला धन, इन मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। और सबसे अहम जो बात कही गई है वो ये कि महंगाई पर आने वाले कुछ महीनों में तुरंत लगाम लगाया जाएगा। ये सबसे बड़ा वादा जो किया गया है, ताकि लोगों को निजात मिल सके। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और हालात इतने मुश्किल होते चले जा रहे हैं कि बहुत आसान नहीं लोगों की जिंदगी, और ऐसे में एक विजन लेकर सामने आए हैं नरेंद्र मोदी। और उस विजन में सबसे बड़ी बात, और जिस तरह का भाषण हुआ उससे लोगों का विश्वास बढ़ा, बाजार चढ़ गया आज इस 55 मिनट के भाषण के बाद। और कहा यही गया है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिस तरह से संयुक्त सत्र को आज संबोधित कर रहे थे, उसने विश्वास का एक संचार किया है लोगों के बीच। प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण मोदी सरकार के अगले 60 महीनों का लेखा जोखा जो एजेंडा के तौर पर होगा उसे सामने रखता है। और ये सब कुछ संसद के उस मैजेस्टिक केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में, प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन के दौरान सबसे ज्यादा महंगाई से निपटने की बातों पर ध्यान दिया, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार, ये सवाल बार बार उनके भाषण में आता रहा। रोड मैप यहां तैयार कर दिया गया है आने वाले दिनों में किस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम उन मुद्दों पर एक तरह से काबिज हुआ जाएगा जो लोगों को परेशान करती हैं, वो तय किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या क्या बातें कही गई हैं और मंशा क्या है आने वाले दिनों में सरकार की। नरेंद्र मोदी का चुनावी नारा सरकार का एजेंडा बन गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा मानो जैसे वो बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादे को पढ़ रहे हों। नई सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने का वादा किया है। महंगाई से निपटना सरकार की पहली प्राथमिकता है। देश में गरीबी कम नहीं बल्कि खत्म करने का वादा किया गया है। Containing food inflation will be the topmost priority for my government. सरकार का जोर ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और टैलेंट पर होगा। केंद्र की नई सरकार की योजनाओं की झलक देते हुए प्रणब मुखर्जी ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार और महंगाई को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। एजेंडे में जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी की गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार और गरीबी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हीं मुद्दे को लेकर जनता ने यूपीए सरकार को निपटा दिया। मोदी ने अपने प्रचार के दौरान इन्हीं मुद्दे को लेकर देश की जनता से वादे किए। जनता ने भी मोदी पर भरोसा किया और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। ऐसे में अब जनता के लिए काम करने की बारी है। मोदी सरकार को इन मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करने की जरूरत भी है, लिहाजा ये सरकार की पहली प्राथमिकता है।
श्रेष्ठ भारत के सपने को साथ लेकर मोदी सरकार ने सबके विकास का वादा किया है। महंगाई, भ्रष्टाचार और गरीबी को जड़ से खत्म किया जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। जाहिर है ये वही मुद्दे हैं जिन्होंने यूपीए सरकार को सबक सिखाकर मोदी पर भरोसा जताया है। समय के लिए दिल्ली से कैमरामैन नंदा के साथ उमाकांत त्रिपाठी। दरअसल जो बातें कही गई हैं वो एक विजन स्टेटमेंट की तरह हैं। 35 पन्नों का एक विजन स्टेटमेंट जिसे कैबिनेट की कई बैठकों में तय किया गया है, और अगर एक वाक्य में कहा जाए तो एक सार है। वो जो चुनावी भाषण 450 हुए थे उसका एक लब्बो लुबाब है आज 35 पन्नों का ये भाषण, जिसमें 55 मिनटों में दिखा दिया गया, गिना दिया गया कि किस तरह से काम करेगी मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है। आखिरकार विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो अपने आप में किस तरह से कमियां ढूंढती है, उस बात को भी आज बयां कर गए दिग्विजय सिंह, कांग्रेस महासचिव। आज ही वो संसद पहुंचे थे, उन्होंने शपथ लिया था और उन्होंने कहा कि अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है, बल्कि यूपीए सरकार की नीतियों की कॉपी भर है। नई सरकार का पहला महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण है और उसमें कोई ऐसी नई बात नजर नहीं आई जो कि यूपीए सरकार की पॉलिसी से अलग हो। यहां तक कि नई पॉलिसीज का कोई अंदेशा हमें नजर नहीं आया। इतना जरूर है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने का उन लोगों ने वादा किया। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ भी नया नहीं है और हमने सब कुछ वो कर लिया था जो आज इन भाषणों के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जनता की अदालत में आपको स्वीकार क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है और अगले 5 साल इस सवाल से लगातार कांग्रेस जूझती रहेगी। महंगाई पर लगातार काबिज होने की कोशिश में फेल कर गई यूपीए सरकार, लेकिन एनडीए सरकार एक रोड मैप के साथ सामने है। लेकिन क्या यह रोड मैप आखिरकार बहुत आसान रहने वाला है? क्योंकि ऐसा लगता है कि विपक्ष तो बाद में होगा, पहले मौसम ने ही चुनौती देनी शुरू कर दी है मोदी सरकार को। और कहा यह जा रहा है कि इस बार औसत से कम मानसून आएगा, पूर्वानुमान यही है। और इसके चलते आशंका यह है कि कम मानसून की वजह से महंगाई एक बार फिर उछाल मार सकती है। और यह बताया गया है सरकार की तरफ से। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इन्होंने कहा है कि इस साल मानसून कमजोर रह सकता है। क्या इन बयानों के जरिए आम जनता को तैयार किया जा रहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से महंगाई पर अंतर्नाद हुआ है, कलह हुआ है, वो महंगाई क्या हाल के दिनों में काबिज नहीं होने वाली है, आने वाले दिनों में काबिज नहीं होने वाली है, या फिर कुछ लेट से काबिज होने वाली है? क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं वो कुछ ऐसी हैं। From June to September, across the country, the monsoon is expected to be the long period average. The monsoon is expected to be about 90 to 96% of the average. And for those of us like me who are not that well accustomed with the earth sciences, because I am also one of you, let me just put it on record that the 100% which is normal in the phraseology of the earth sciences is around 89 centimeters. Is that right? लबोलुबाब इस बयान का बस इतना ही कि जितना मानसून एक्सपेक्टेड है, इंतजार जितना मानसून का किया जा रहा है वो कम होने वाला है। और इस बार बारिश अगर कम होती है तो जाहिर तौर पर महंगाई को लेकर चिंता बढ़ेगी, क्योंकि कम मानसून अगर तो फिर महंगाई बढ़ती है। ये एक सिलसिला है और हर बार मनमोहन सिंह की सरकार में बंपर मानसून का फायदा हुआ था। विकास दर बहुत कुछ मानसून पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं जितेंद्र सिंह, क्योंकि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह तो साथ ही साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के सहयोगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय में वो राज्य मंत्री भी हैं और उनकी बातों को गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा। चलिए अब ले लेते हैं एक विराम, और विराम के बाद आपको हम बताएंगे कि आखिरकार कांग्रेस क्या प्रमुख विपक्ष होने जा रही है, या ये पदवी भी उससे छीनेगी। सरकार से तो गई ही है, क्या ये पदवी विपक्ष होने की भी छिन जाएगी? एक छोटे से विराम के बाद